वेलकम टू फिजिक्स वर्ल्ड। यहाँ हर कॉन्सेप्ट धड़कन बन जाएगा। जैसा एक और कॉन्सेप्ट लेकर आए जो आपकी धड़कन बन जाएगा। जैसा कि हमारा क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, अब हमारा जो टॉपिक आगे बढ़ के आ गया है हमारा इलेक्ट्रिक करंट पर। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट पर जाने से पहले हम एक और वैल्यू को डिस्कस करेंगे और एक क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे। वो क्वांटिटी क्या होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो, लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले मेरे पास में ये जो पीडीएफ है इसके अंदर से हमने क्या क्या कवर कर लिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले स्टार्टिंग में हम जो बात कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी था। तो फिर मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की रहती है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रहती है और एक रहती है हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो फंडा था, इलेक्ट्रिसिटी के दो रूप बताने का जो फंडा था वो था चार्ज, और चार्ज पर हमने काफी डिस्कस किया था। अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट इलेक्ट्रिसिटीज ऑफ टू टाइप्स, स्टैटिक और एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड एट वन पॉइंट देन आइदर स्टोर्ड और फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब देखो, यहाँ पर ये जो वर्ड है स्टोर और फ्लो, यही छुपे हुए वर्ड है। इलेक्ट्रिसिटी को आप अगर स्टोर कर सकते हो तो वो स्टैटिक कहलाई जाएगी, और अगर आप उसका फ्लो करवा रहे हो तो वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी में आ जाती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन इसके फ्लो होने की कंडीशन या फ्लो करने का जो कारण है वो कोई और नहीं रहता, वो सिंपल हमारा कौन रहता है? चार्ज रहता है। जो कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि चार्ज का जो पोजीशन बनती है वो रेस्ट की बनती है, मोशन की बनती है, और मोशन में जब हम बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलरेटेड भी मोशन बन जाता है। नेक्स्ट जब मैं आगे बढ़ूं तो मैंने देखा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी। इसके बारे में मैंने ज़्यादा बातें नहीं करी थी कि अभी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या रहती है। अभी आप बस ये पीडीएफ देख लीजिए जिसमें हम लोग आगे देखते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी रहती है। फिर हमने अच्छे तरीके से चार्ज को डिस्कस किया था, काइंड्स ऑफ चार्ज को भी डिस्कस कर लिया, दो टाइप के थे हमारे। फिर हमने चार्ज कैसे इफेक्ट में आता है, कैसे रबिंग से, कंडक्शन से, इंडक्शन से, वो सारी बातें यहाँ पर हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज को मैंने अच्छे से आपको बताया था। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉय। दूसरी प्रॉपर्टी भी बताई थी, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या रहेगा कि चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, जो कि हमने बताया था कि अलजेब्रिक सम कर सकते हैं उसका। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसको तो हमने अच्छे से ही प्रूव किया था, Q इक्वल टू एनी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफर होती है, डिस्क्रीट फॉर्म में वो ट्रांसफर होती थी। चार्जिंग ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक बॉडीज, इस पे भी हमने बातें करी थी। ये मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक बॉडीज कैसे होंगी? फ्रिक्शन से, या फिर कंडक्शन से, और या फिर वो इंडक्शन से। जैसे कि फ्रिक्शन की बात करेंगे तो फ्रिक्शन में हमारे नॉन मेटेलिक ही बॉडी काम में ली जाती है। क्यों नहीं ली जाती? पूरा लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था जब पहला लेक्चर फ्रिक्शन पर था मेरा। दूसरा, अगर मैं बात करूं कंडक्शन में, तो यहां पर मेटेलिक ही बॉडी का काम होगा, किसी नॉन मेटेलिक बॉडी का काम नहीं होगा। लेकिन इंडक्शन में क्या होता है कि इंडक्शन के अंदर मेटेलिक बॉडीज भी हो सकती हैं और तुम्हारी नॉन मेटेलिक बॉडीज भी हो सकती हैं। लेकिन नॉन मेटेलिक बॉडीज का जो फंडा रहता है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखा जाता है, क्योंकि इसके बीच में जब हमारे चार्जेस पोलराइज्ड होते हैं तो उनको पोलराइज्ड होने के लिए जो डिस्टेंस रहता है उसकी बहुत कमी रहती है, जिसकी वजह से हमारे अच्छे न्यूमेरिकल डिस्टेंस को लेकर बन नहीं पाते। तो इंडक्शन का जो लॉजिक नॉन मेटेलिक कंडक्टर के लिए या नॉन मेटेलिक हमारी बॉडीज के लिए लागू नहीं होता है। अब इसके अंदर से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्रिक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्ज कंट्रीब्यूशन ऑन आइसोलेटेड कंडक्टर। ये भी बताया था कि मेरे पास में कोई एक कंडक्टर है जिसकी कोई शेप फिक्स नहीं है और उसके सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो सबसे ज्यादा चार्ज हमें कहाँ देखने को मिलेगा? चार्ज की क्वांटिटी हमें कहाँ देखने को मिलती है? उस जगह पर ज्यादा देखने को मिलेगी जहां पर हमारा, जब हम कंपेयर करें, जो छोटा हमें रेडियस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है चार्ज इंडक्शन इन मेटेलिक बॉडीज, डिस्कस कर चुके हैं। चार्ज इंडक्शन इन नॉन मेटल, ये भी इसी में अभी बताया था, नॉन मेटेलिक बॉडीज। अब एक ये क्वेश्चन बन जाता फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर माना कि फोर्स लगाता है।
तो डेफिनेट है, या तो अट्रैक्शन लगाएगा या फिर वो रिपल्सन की फोर्स लगाएगा। तो वो फोर्स मैग्नीट्यूड में कितनी होगी, 1 कूलाम, 2 कूलाम, या फोर्स के लिए तो हम न्यूटन लगाएंगे, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 10 न्यूटन। ये जो मैं मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं दो चार्जेस के बीच का, वो हमारा कैसे फाइंड किया जाएगा, तो इसके लिए एक लॉ बनाया गया जो कूलाम ने दिया था। जो फॉर्मूला हमारा था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, या के की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लास 12th के अंदर डिस्कस किया जाता है, काफी अच्छा टॉपिक है, पूरा टॉपिक ही इसी एक फॉर्मूले पर ही खत्म हो जाता है, मेन जो देखी जाएगी बात वो। तो अब यहाँ पर जो हमारी बातें चल रही हैं ये कि चार्ज के बीच की जो फोर्स निकालने के लिए कूलाम ने एक लॉ दिया, एक फॉर्मूला दिया। ये कहा गया कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स वो किस बात पर डिपेंड करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, दो चार्जेस के प्रोडक्ट पर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। दोनों को कंबाइन करके बनाया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और प्रोपोर्शनलिटी की जगह पर कांस्टेंट लगाया गया कि Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अभी आपसे इस फॉर्मूले पर कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, इसलिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल बस आप पढ़ लो कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने की ज़रूरत पड़ भी जाए तो उसके लिए हमें फॉर्मूला दे रखा है कूलाम के द्वारा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। फॉर फ्री स्पेस, अब ये जो है ना हमारे पास में ER, रिलेटिव परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये सारी बातें 12th के अंदर डिस्कस करने वाली रहती हैं। यहाँ पर सिर्फ प्रॉपर्टीज आ रही थी तो इसलिए मैंने प्रॉपर्टीज में ये पॉइंट नोट कर दिया था। तो हाउ वी कैन से व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम और एयर द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्जेस कैन गिवन एज, अगर हवा में रखे हुए हैं तो फोर्स हमारी यही बन जाएगी जो भी मैं बता रहा था आपको। नेक्स्ट, फिर उसके बाद में हमने बड़े अच्छे से डिस्कस करा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पिछला लेक्चर है, जाकर आप चेक कर सकते हो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। आज डेफिनेशन देख लेते हैं कि कोई बॉडी जो चार्ज्ड, बॉडी इज चार्ज्ड ऑलवेज, इट कैन अटेन चार्ज इन मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। अब मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज का मतलब हो गया फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज। अब हमारे नेचर के अंदर हमारे को कौन सा फंडामेंटल चार्ज दे रखा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है यही हमारा फंडामेंटल चार्ज है या एलिमेंट्री चार्ज हम जिसको कह सकते हैं। अब यही चार्ज ट्रांसफर होता है अपने मल्टीपल्स में, और मल्टीपल्स के लिए हमने क्या लगाया था n, और n की वैल्यू क्या रहेगी 1 या 2 या 3 या 4 सो ऑन, कोई भी होल नंबर हमारे पास में रह सकता है। अब हमारे लिए नेक्स्ट बात आती है कि एलिमेंट्री चार्ज ओनली एज इलेक्ट्रॉन्स, और वो कौन रहेंगे एलिमेंट्री इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन को लेके मत चले जाना, प्रोटॉन तो रेस्पॉन्सिबल रहेंगे ही नहीं किसी भी बॉडी को चार्ज के लिए। इट कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड इन फ्रैक्शन और सो चार्ज कैन वेरी ऑन बॉडी इन स्टेप ऑफ ई, thus any charge on body in nature can be expressed as इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, कि चार्ज का ट्रांसफर जो होने वाला है वो किसी भी तरह से ना तो फ्रैक्शन में देखा जाएगा और ना ही किसी भी तरीके से वो डेसिमल में देखा जाएगा। ये बात हमें याद रखनी है। तो जिसके लिए Q इक्वल टू एनी फॉर्मूला बनाया गया, और एनी जो बिलोंग्स कर रहा है वो किससे बिलोंग कर रहा है हमारा, एक किसी भी इंटीजर से। मीन्स वो वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और वो वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। Charge of any object can be increased or decreased in steps of E only. This is called quantization of charge. तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज का जो ट्रांसफर बन रहा है वो कैसे बनेगा, पैकेट्स में, स्टेप्स में, 1E 2E 3E इससे करके, कभी भी ऐसे नहीं बनेगा 4.2E। तो ऐसे हमारी बातें रही थी चार्ज को लेकर। अब हमने देखा कि
टॉपिक आगे बढ़ाया था, तो अब फिर हमने इसके बाद में डिस्कस किया था कल की क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हमने बात करी थी तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो था हमारे पास में, वो क्या करता है, वो अप्लाई करना शुरू कर देता है चार्ज पर फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पर फोर्स का लगना शुरू कर दिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, किसी आने वाले चार्ज पर वो फोर्स लगा रहा है। अब फोर्स या तो हो सकती है वो अट्रैक्शन की, या फिर फोर्स हो सकती है वो रिपल्सन की। तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स कैन वर्क ऑन चार्ज। तो उस चार्ज पर एक फोर्स लगेगी, और ड्यू टू फोर्स ऑन चार्ज, और ड्यू टू फोर्स ऑन चार्ज, और जैसे ही चार्ज पर फोर्स लगेगी तो उस फोर्स की वजह से क्या होगा, ड्यू टू फोर्स इन चार्ज, देन चार्ज इन मोशन। और अगर हमारा चार्ज आ गया मोशन में, इफ चार्ज इन मोशन, अगर हमारा चार्ज किस में जा रहा है, इफ चार्ज इन मोशन, देन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। चलो भाई, एक बात ये आ गई दिमाग में कि अब प्रोड्यूस कर दिया जाएगा कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सॉरी प्रोड्यूस कर दिया जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए कहानी कहाँ से चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है चार्ज, या तो पॉजिटिव या फिर वो नेगेटिव। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक क्वांटिटी और है जो छुपी हुई है। अभी हम गलती क्या करते हैं, क्लास 10th की जितने भी आप लेक्चर देखना कहीं भी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो वो क्या करेंगे, शुरुआत में चार्ज की डेफिनेशन के बाद में करंट की डेफिनेशन, और करंट के बाद में फिर वो हमेशा हमेशा यही लिखाएंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। आप जाकर चेक कर लेना, 99.9% बच्चों की नोटबुक में यही काम हो रहा होगा कि करंट के बाद में एक क्वांटिटी आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन फिजिक्स पल्स पर क्या होगा, हम थीम को चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, करंट को पढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे एक वर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, देखिए कोई ऐसी चीज नहीं है जो अलग से बनाई गई है, सिंपल सी वही चार्ज के द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी है। हम तो अलग से पढ़ लेते हैं, अलग से समझ लेते हैं कि करंट एक अलग चीज होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक अलग चीज होती है। ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही छुपी हुई एक प्रॉपर्टी है। वो कैसे है, वो इस तरीके से है जैसे कि मेरे पास में किसी चार्ज के द्वारा बनाया गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज का, ठीक है। अब किसी चार्ज के किसी भी पॉइंट पर मैंने मान के चलो इसके ये एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये फिक्स कर लिया, ये मेरा ए पॉइंट बन गया और ये मेरा बन गया बी पॉइंट। तो चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया जा रहा है, उस फील्ड के अंदर किसी दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वही कहलाया जाता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जब दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस है तो इसको हम लोग बोल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के साथ वेरी करेगा, पोजीशन के साथ वेरी करेगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा, इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को
मेजर करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ और यहाँ इन पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, क्योंकि वो कौन है, वो वही तो फोर्स है जो चार्ज को मूव करा रही है। तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच का। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो पोटेंशियल होता है, इसकी जो इंटेंसिटी होती है यहाँ 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 हर जगह पर, इसी की वजह से डिसाइड होता है कि चार्ज हमारा कितनी स्पीड से फ्लो होगा, किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, किस तरीके से फ्लो होगा। वो डिसाइड होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब चार्ज जा रहा होगा, तो उन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत क्या है उस पॉइंट पर, कि यहाँ पर ताकत पॉइंट फील्ड की क्या है, यहाँ पर ताकत फील्ड की क्या है। तो ये जो ताकत है ना इस फील्ड की, यही तो उसका क्या है बन रहा है, पोटेंशियल। यही तो उस चार्ज को धक्का देगा जिसकी वजह से चार्ज मूव होने के लिए तैयार हो जाएगा, और चार्ज मूव हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा। तो करंट पे जाने से पहले हमें जो चार्ज के अंदर धक्का देने वाली ताकत है उसको हमें पढ़ना होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि फील्ड का अपना अलग अलग जगह पर खुद का एक पोटेंशियल होता है। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि कल ही मैंने बताया था आपको, पिछले लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि Q जो रहेगा वो अपने आसपास एक फील्ड बना लेगा, और ऐसा नहीं है कि इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम रहे। जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते चलेंगे वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता चलता है। जैसे जैसे हम चार्ज के क्लोजर आते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बढ़ता चलेगा। अब मैंने कोई एक दो पॉइंट टारगेट कर लिए, ये पॉइंट या ये पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में या इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है या इस पर कितना है, तो वो क्या है, वो ताकत है, वो उसका पोटेंशियल बताने की कोशिश कर रहा है। अब इसके लिए जैसे कि अब ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही पोटेंशियल बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही पोटेंशियल नहीं बनता। अब जो भी फील्ड होंगे, जितने भी फील्ड फोर्सेस होंगे, वो सब अपना अपना क्या रखेंगे, पोटेंशियल रखेंगे। कैसे, देखो, फील्ड से पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले एक और हमने फील्ड पढ़ा है, क्या पढ़ा है, आराम से पढ़ रखा है हमने, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हमें पता है कि अर्थ की ग्रेविटी है, अर्थ ने अपना एक फील्ड बना रखा है। तो अर्थ ने अपना फील्ड बना रखा है तो हर एक पॉइंट पर अपना अलग अलग क्या होगा, पोटेंशियल भी होगा। तो अलग अलग पोटेंशियल होगा। तो एक और बात और ये होगी, जब हम चार्ज को यहाँ से यहाँ लेकर चलेंगे या यहाँ से यहाँ लेकर चलेंगे तो हमें वर्क भी करना होगा। तो वर्क का भी रोल अभी आने वाला है आगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड, इसके अंदर भी कोई पोटेंशियल होगा। अगर इसके अंदर पोटेंशियल का काम है तो आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पोटेंशियल का काम हो जाएगा। अब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पोटेंशियल को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, सब जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक बात होती है एनर्जी की, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी वेरी करती है किसके साथ में, हाइट के साथ में तो वेरी करती है। अब जैसे कि मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके गया, बी पॉइंट से लेके गया मैं सी पॉइंट तक उस ऑब्जेक्ट को। जैसे मैंने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर गया तो मैंने कोई वर्क किया जिसके अंदर मेरी एनर्जी खर्च हुई 100 जूल। मैंने यहां से वर्क किया, ए से पॉइंट से बी पे मैं किसी ऑब्जेक्ट को लेकर गया तो मेरी एनर्जी खर्च हुई कितनी, 100 जूल। फिर मैं बी से और ऊपर हाइट पर लेकर गया तो मेरी एनर्जी खर्च हुई 200 जूल। कि भाई बिना मैं वर्क करे क्या एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर ले जा सकता हूं, नहीं ले जा सकता। तो मुझे कुछ एनर्जी तो देनी होगी, तो मैंने मेरी एनर्जी ट्रांसफर कर दी उस ऑब्जेक्ट को। और मैं जब बी पॉइंट पर आया तो मैंने कितनी एनर्जी खर्च करी, 100 जूल। फिर मैं बी से सी गया तो मैंने कितनी एनर्जी खर्च करी, 200 जूल। तो सी पर आने पर मेरी जो एनर्जी खर्च करी जा रही है वो क्या कहलाई जा रही है, मेरी पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मेरा यहाँ पर 100 जूल बन रहा है, सी पर कितना बन रहा है मेरा पोटेंशियल एनर्जी, 200 जूल। और
जब मैं 100 से 200 की तरफ गया तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस बन रहा है वो कितना बन रहा है, 200 माइनस 100 इक्वल टू 100 जूल। ये मेरा कहलाया जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, जो एनर्जी के बीच का क्या कहलाया जाएगा, ये डिफरेंस बन जाएगा कि 100 से 200 पर जाने पर। क्या ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ए से बी पर तो ले जाया जा रहा है, बी से सी पर ले जाया जा रहा है, तो अब मैंने उस ऑब्जेक्ट को सी पर ले जाकर छोड़ा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ की तरफ आने की कोशिश करेगा, सी से बी की तरफ या सी से डी की तरफ। जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है उस हिसाब से मेरी पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ रही है, क्योंकि मेरे वर्क की वैल्यू बढ़ती चल रही है। तो सी से मैं डी की तरफ जब जा रहा हूं या सी से बी की तरफ जब मैं आ रहा हूं, तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या रहेगी, सी से अपने आप बी की तरफ चलने की या सी से डी की तरफ चलने की। तो ये कहा जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां से कहां जाएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। कभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि लोअर पोटेंशियल से कहां पर पहुंच जाए, हायर पोटेंशियल की तरफ। तो ये तो हो गया हमारा इस जगह पर, इस पॉइंट पर एक एनर्जी का डिसीजन कि अगर आपको सी तक आना है तो इतना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। तो इस एनर्जी को क्या बोल दिया हमने, पोटेंशियल एनर्जी, और इसकी वैल्यू हमने क्या बना दी, जूल। लेकिन ये जो पॉइंट सी है इसका हमने एक पैरामीटर फिक्स कर लिया है इसी जगह का कि वो है 200, और 200 क्या बोला जाएगा, पोटेंशियल। यहां का पैरामीटर कितना है, 100 पोटेंशियल, कि भाई आपको इतना तो काम करना ही पड़ेगा, इतनी ताकत तो आपको चाहिए ही चाहिए। डी का पोटेंशियल मैंने फिक्स कर लिया 400, इसका मतलब है कि सी से डी पर आऊंगा तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, 400 जूल के बराबर वर्क मुझे करना पड़ेगा। लेकिन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 400 माइनस 200 इक्वल टू 200 जूल। तो ये तो दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस हो गया कि आपने आगे उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए 200 जूल वर्क किया। लेकिन मैं यहां से सोचूं कि मुझे डी पर जाना है, एक पे बैठा बैठा मैं सोचूं कि मुझे डी पर जाना है और मुझे काम सिर्फ 200 जूल करना पड़े और मैं पहुंच जाऊं कहां पर, डी पॉइंट पर। लेकिन डी का हमने पोटेंशियल कितना डिसाइड करा है कि डी का पोटेंशियल तो डिसाइड है कितना, 400। तो ग्रेविटी के लिए जब हम ऐसे काम करते हैं तो हमारा पता है कि हर पॉइंट के साथ साथ हमारा पोटेंशियल घटता बढ़ता रहता है। तो अब मान लो यही चार्ज को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस किया जा रहा होगा, तो उसके लिए भी हमारी क्या होगी, पोटेंशियल की तो बात होगी। जैसे मैंने क्या किया, एक ये अरेंजमेंट लगाया पॉजिटिव नेचर का, दूसरी तरफ मेरे पास में यहाँ पर एक चार्ज रखा है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस चार्ज को यहाँ इस फील्ड में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने चार्ज को यहाँ पर लेकर आया तो मैंने एक वर्क कर लिया, मान लेते हैं 20 जूल का। यहाँ से और अंदर की तरफ लेकर आया तो मैंने इस जगह पर काम कर लिया 50 जूल का। क्योंकि यहाँ पॉजिटिव पास में लाने की कोशिश करेंगे तो काम क्या होगा, रिपल्सन का काम होगा। मैं इसको जबरदस्ती आगे ढकेलता हुआ लेके जा रहा हूँ, आगे इसको पुश करता हुआ लेके जा रहा हूँ। इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट पर काम हो गया मेरा 20 जूल, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर वर्क मेरा हो गया 50 जूल। मींस इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 जूल, इस पॉइंट का पोटेंशियल मेरा 50 जूल। जैसे ही मैं इस चार्ज को छोड़ता हूं तो चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा, 50 टू 20 या 20 टू 50 छोड़ने पर, हायर टू लोअर। तो यहां से एक बात ये बन गई कि आपका जो चार्ज है वो जो फ्लो हो रहा है वो फ्लो हो रहा है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है ना। अच्छा, हमारा चार्ज का जो फ्लो बन रहा है वो बन रहा है हमारा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन मैंने एक बार एक डाउट भी पूछा था कि जो चार्ज जो होता है उसका फ्लो कैसे बनता है,
हायर टू लोअर या लोअर टू हायर। तो मैंने ये बात कही थी कि मैग्नीट्यूड को देखकर हम डायरेक्ट ये नहीं बता सकते कि हमारा हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ होगा। कभी कभी कंडीशन ऐसी भी बन जाती है कि कम मैग्नीट्यूड की वैल्यू से चार्ज का फ्लो ज़्यादा मैग्नीट्यूड की वैल्यू की तरफ भी बन जाता है। वो हमारा जो डिफरेंस रहता है वो रहता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का। तो वही पोटेंशियल है जो अब यहाँ पर बनने के तैयार हो रहा है। तो चार्ज का जो फ्लो बन रहा है वो हायर पोटेंशियल टू कैसे बन रहा है, लोअर पोटेंशियल। अच्छा, जैसे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमने डिसाइड करी थी जूल, तो हमने पोटेंशियल के लिए वैल्यू डिसाइड कर ली वोल्ट। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर पोटेंशियल हमारा हो गया 50 वोल्ट, यहां पर पोटेंशियल होगा हमारा 20 वोल्ट। और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30 वोल्ट। दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अब ऐसे आप और आगे लेकर आते हो, यहां इस पॉइंट पर लेकर आते हो सी पर, तो आपने वर्क कर दिया 100 जूल। तो इसका जो पोटेंशियल है वो कितना हो गया, 100 वोल्ट। छोड़ो, छोड़ने के बाद कहाँ जाएगा, 50 पर। 50 के बाद कहाँ जाएगा, 20। और कहाँ तक जाएगा, जब तक वो रुक नहीं जाता, मीन्स 0 वोल्ट नहीं हो जाता। तो हमारा चार्ज तो फ्लो होता हुआ किधर चलता चलेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ। अब जैसे कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल का केस कैसे बनता है कि मेरे पास में एक बैटरी है और इस बैटरी से मैंने कोई एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और इस बैटरी को मैंने बोल दिया कि ये बैटरी है हमारी 1.5 वोल्ट की। ये जो बैटरी का जो मैंने पोटेंशियल दे दिया वो दे दिया मैंने 1.5 वोल्ट। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर चार्ज को फ्लो होने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। 1.5 वोल्ट का मतलब क्या हो गया कि चार्ज अगर मान लो यहां से फ्लो होता है, फ्लो होता हुआ यहां पर आएगा इस पॉइंट पर, तभी तो इसके अंदर जो हमारा सर्किट है वो वर्क करेगा। अगर हमारा चार्ज यहीं कहीं रह जाता है तो क्या वो बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा। मींस यहां से यहां तक तो उसको आने के लिए काम करना है। और इस बैटरी का जो हमने पोटेंशियल डिसाइड कर रखा है वो 1.5 वोल्ट। इसका मतलब है कि चार्ज को आने के लिए 1.5 जूल वर्क करना पड़ेगा फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। कि चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने के लिए इतना वर्क करना ही करना पड़ेगा, जिसका हमने लिख रखा है 1.5 वोल्ट। अब 1.5 वोल्ट का मतलब क्या हो गया कि क्यू चार्ज को काम करना पड़ेगा। क्यू चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क। और एक चार्ज को मूव होने के लिए किया जाने वाला वर्क होगा W अपॉन क्यू। तो एक चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क होगा वो हमारा क्या रहेगा, W अपॉन क्यू। और ये जो काम हो रहा है वो हमारा हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। तो W अपॉन क्यू किसके बारे में बताएगा हमें, दो पॉइंट के बीच के डिफरेंस, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बन जाएगा हमारा दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस बन जाएगा। अब भाई हम गलती क्या कर लेते हैं, यहां से जो फॉर्मूला बन गया वो हमारा बन गया V बराबर W अपॉन क्यू। V बराबर W अपॉन क्यू का मतलब क्या है कि इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल डिफरेंस between two charges, the potential difference between two point इन किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा दो पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट के बीच में, टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another
point, it is known as पोटेंशियल डिफरेंस। कि देखो किसी भी दो पॉइंट के बीच में किसी चार्ज को मूव कराना है हमें, दो पॉइंट के बीच में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट के बीच में चार्ज को मूव कराने के लिए किए जाने वाला वर्क जो रहेगा वो हमारा क्या कहलाया जाएगा, potential difference। कि in an electric field the potential difference between two point to move a charge from one point to another point, it is known as potential difference। अब इसको हम वर्क के लिए कैसे डिनोट कर देते हैं कि इसके लिए वर्क भी तो करना पड़ेगा, जब हम मूव करा रहे हैं तो उसको मूव करा रहे हैं तो वर्क कैसे करना पड़ेगा कि ये हमारे पास में Q है जो पहले से रखा हुआ है, दूसरा क्यू हमारे पास में ये है जिस क्यू को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं। तो क्यू चार्जेस को लाने के लिए किए जाने वाला वर्क, एक यूनिट चार्ज को लाने के लिए किए जाने वाला वर्क W अपॉन क्यू। तो यहां से व्हेन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, द वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अभी आपकी बुक वाली डेफिनेशन बन गई कि एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क किया जा रहा है दैट वर्क इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो गलती क्या बनती है कि जो V बराबर W अपॉन क्यू है इसको हम पोटेंशियल मान लेते हैं, सिर्फ पोटेंशियल नहीं मानते। ये जो V होती है ये हमारी होती है पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच की जो प्रॉपर्टी है। लेकिन हम क्या बोल देते हैं, इसको समझ लेते हैं कि V का मतलब है पोटेंशियल, क्योंकि V तो है क्या, V कुछ और नहीं है, V का मतलब है VA माइनस VB, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं VAB इक्वल टू W अपॉन क्यू। तो जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसके अंदर जो पोटेंशियल होगा अगर है तो वो एक पॉइंट का है, दूसरा पॉइंट आपको दे नहीं रखा। और अगर आपको डायरेक्ट ही बोल दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू हमारे को गिवन है VAB। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, VAB बराबर W अपॉन क्यू या VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन क्यू। तो इसीलिए हमें बोला जाता है कि जो हमारी बैटरी है उसका पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट 5 वोल्ट, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट रख देते हैं कि 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, फिक्स है। एक बैटरी है उसका हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5 वोल्ट, तो इसको यहाँ से यहाँ आने में चार्ज को 5 जूल ही काम करना है। तो ये हमारे पास में डिफरेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट का, तो डायरेक्ट हम इसीलिए V की वैल्यू पुट कर देते हैं। इसके लिए हम लोग सोचते नहीं है कि VA की वैल्यू क्या होगी VB की वैल्यू क्या होगी, ये क्योंकि छुपे हुए वर्ड्स रहते हैं जो हमें समझने पड़ते हैं क्वेश्चंस के अंदर। VA माइनस VB हमारा बन जाएगा W अपॉन क्यू। लेकिन एक बोलेगा क्वेश्चन में, क्या बोलेगा कि एक चार्ज को, मान लो एक चार्ज को वो बोलेगा कि 10 वोल्ट से मूव कराते हुए उसको हम लोग लेकर आ रहे हैं 20 वोल्ट तक, या 100 वोल्ट से हम लोग मूव कराते हुए लेकर आ रहे हैं उसको 20 वोल्ट तक। तो इसको मूव कराने के लिए जो हमारा वर्क हुआ वो हो गया हमारा 80 जूल का। तो बताइए वहाँ पर Q की वैल्यू क्या होगी, तो Q की वैल्यू क्या होगी भाई, या फिर तो हमारी V इक्वल टू W अपॉन क्यू लगा देंगे। जब दोनों पॉइंट दे रखे ना हमें, तब दोनों पॉइंट के लिए हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। वरना अगर हमारे को डायरेक्ट ये बोल दे कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा है 100 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोल दे वो 100 वोल्ट, और वर्क किया जा रहा है वहाँ पर 200 जूल, कितना किया जा रहा है 100 जूल, तो बताइए कि चार्ज कितना होगा। तब हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं किसकी, V की, कितनी 100 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल से ये बात आती है कि पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो कितनी बन जाती है हमारी 1 वोल्ट। पोटेंशियल की जो यूनिट बन जाती है वो बन जाती है हमारी
वोल्ट। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज 1 वोल्ट? 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट क्या रहेगा? जैसे कि V बराबर क्या होगा, W/Q। V एक हो जाए, V जब एक हो जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, 1 वोल्ट बोल देंगे। और V कब 1 हो सकता है? जब किए जाने वाला वर्क कितना हो, 1 जूल। एक चार्ज को दूसरे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने के लिए वर्क कितना किया, 1 जूल। और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कितना है, 1 कूलम। तो V इक्वल टू 1/1 जूल, ये हमारा कूलम। तो V कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट। तो मैं कह सकता हूँ 1 वोल्ट इज दैट क्वांटिटी इन विच वी डूइंग अ 1 जूल वर्क टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज नोन एज 1 वोल्ट। अब डिफरेंस, कंफ्यूजन क्या रहता है? कंफ्यूजन अब ये बन जाता है कि पोटेंशियल वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। भाई पोटेंशियल तो किसी भी एक पॉइंट की प्रॉपर्टी है, और पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट के बीच की एनर्जी है, कि ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, 20, 30, 60। तो ए का पोटेंशियल है 60, बी का पोटेंशियल है 30, सी का पोटेंशियल है 20। ये तो हमारे पास में पोटेंशियल आ गए इनके। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, बी टू सी का कितना डिफरेंस है, ए टू बी का कितना डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का, वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। तो पोटेंशियल के लिए क्या बोल देते हैं कि पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की थ्योरी क्या बनती है, टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए गिवन पॉइंट by doing work on it। कि हम कोई वर्क करके एक पॉइंट, एक चार्ज को किसी इनफाइनाइट से लेकर आएंगे किसी गिवन पॉइंट तक, तो उसके लिए जो बनेगी वैल्यू, वो क्या बनेगी, हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो सिर्फ एक पॉइंट की एनर्जी को, पैरामीटर को बताएगा। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमारे पास हमेशा 2 पॉइंट गिवन होंगे। तो अब आपसे कोई ये पूछ ले कि कोई एक सेल है, उस सेल के अंदर पोटेंशियल है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इस सेल के अंदर पोटेंशियल है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि मुझे सेल के दोनों पॉइंट पता रहते हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो जो काम हो रहा है वो 2 पॉइंट के बीच में ही हो रहा है, और जब 2 पॉइंट के बीच में काम हो रहा है दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जब दूसरा पॉइंट हमारी कैलकुलेशन के साथ उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा डिफरेंस, इतना ज़्यादा डिस्टेंस कि उसको कैलकुलेट करना इजी ना रहे, तो हम ऐसे डिस्टेंस को क्या बोल देते हैं, फिर इन्फाइनाइट के लिए वो चला जाता है। तो इन्फाइनाइट के लिए जैसे ही चला जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपके घर का जो इलेक्ट्रिक स्विच है, जिसमें आप अपना कोई भी प्लग लगा कर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चलाना चाहते हो, तो आपकी सॉकेट है, उसके अंदर करंट आ रहा है। तो उसके अंदर जो करंट आ रहा है वो ऐसे तो आएगा ही नहीं, पोटेंशियल की वजह से आएगा। तो पोटेंशियल जो है वहां पर, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या फिर वो पोटेंशियल डिफरेंस है उस स्विच के अंदर। या आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारे घर के अंदर जो स्विच है, इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर जो स्विच है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये हमारे डिस्कस हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और पोटेंशियल डिफरेंस का, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, हमारे चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में मदद कर रहे हैं। और चार्ज हमारा कैसे मूव हो रहा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जो आगे जाकर बन जाएगा अब चार्ज, अब बन जाएगा करंट, क्योंकि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज चलने लग गया, और जब चार्ज चलने लग गया तो अब तो इलेक्ट्रिक करंट की चलने की बारी है। तो इसी बीच हम लोग पीडीएफ पर देख लेते हैं। करंट हम डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिस्कस कर चुके हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
वीपी, वी का मतलब यहाँ पर पोटेंशियल, U अपॉन क्यू नॉट, U क्या रहेगा एनर्जी और क्यू नॉट क्या रहेगा हमारा टेस्ट चार्ज। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा गया है इस वीपी पॉइंट को, इसको क्यों लिखा गया है अभी अब आपको हम पीछे बता के भी आए और ये बताएंगे कि क्यों इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा जा रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कंसीडर 2 पॉइंट ए एंड बी इन अ रीजन, आप किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट मान लीजिए और द पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी आर कंसीडर्ड एज वी ए एंड वी बी रिस्पेक्टिवली, then the potential energy plus q placed at these points are given as, तो ua की वैल्यू qvb, uv की वैल्यू qvb, तो ये हमारे दोनों पॉइंट की अलग अलग एनर्जी आ गई। तो then its charge is placed from a to b, work done this process by the external agent, तो w क्या बनेगा ub माइनस ua, तो हमने w की जगह ये वैल्यू पुट कर ली और हमारा यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद q हमने कॉमन ले लिया, तो वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, और हमने इसका एक कॉमन क्या बना दिया वीपी। वीपी क्या बोला गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो हमारा क्या कहलाया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। इन अदर वर्ड, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स मीन्स वही इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड अ पोटेंशियल डिफरेंस, ये दूसरी डेफिनेशन। Another unit electric potential is volt, 1 volt is 1 joule of work, अभी डिस्कस किया, डन करा जाएगा मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज को फ्रॉम एक जगह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। अब ये ओम्स लॉ की वारी, अभी तो लेट है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।